हेलो एंड वेलकम टू डब्ल्यू एस क्यूब टेक। मैं बीके सिंह आज आपको बताने वाला हूँ मैटलैब इंट्रोडक्शन के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं मैटलैब इंट्रोडक्शन में हम क्या-क्या चीज़ें सीखेंगे और मैटलैब सॉफ्टवेयर है क्या, इसके बारे में हम सीखेंगे। तो मैटलैब इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो मैटलैब का फुल फॉर्म होता है मैट्रिक्स लैबोरेटरी। तो मैट्रिक्स लैबोरेटरी इसका नाम कैसे पड़ा? क्योंकि इसके अंदर जो ओरिजिनली जो सॉफ्टवेयर लिखा गया था वो एक प्रोजेक्ट्स जो असाइन किए गए थे इसको, उस प्रोजेक्ट को सॉल्व करने के लिए लिखा गया था। इससे क्या होता है कि कंप्यूटेशन और विजुअलाइजेशन ऑफ द जो हमारे पास डाटा है उसका वो बहुत ही सिंपल हो जाता है और उसको हम एक्सेस ईज़िली कर सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ टू मैटलैब के अंदर हम अगर बात करें तो इसका जो मेन कांसेप्ट होता है कि हम इसको कैसे सीख सकते हैं। तो सीखने के लिए बेसिक एक ही कांसेप्ट है इसके अंदर कि आप लर्निंग बाय डूइंग प्रोसेस से आप इसको सीख सकते हैं ईज़िली। तो चलिए एक बार देखते हैं कि मैट्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है? मैट्रिक्स का फुल फॉर्म मैट्रिक्स लैबोरेटरी जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और उसके बाद हम अगर बात करें कि इसको लिखा क्यों गया था? तो लिखा गया था ईज़ी एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए टू मैट्रिक्स सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय लिनपैक एंड स्पैक। तो लिनपैक क्या है? लीनियर सिस्टम पैकेज एंड स्पेक इज़ आइगन सिस्टम पैकेज। तो इनके प्रोजेक्ट को सॉल्व करने के लिए या ईज़ी एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए ये सॉफ्टवेयर लिखा गया था और इसको हम कंसेप्चुअली अगर बात करें तो इसको हम ईज़िली सीख सकते हैं लर्निंग बाय डूइंग से। अगर मैं बात करूँ इस सॉफ्टवेयर की तो कमर्शियली अवेलेबल हुआ था ये 1984 में और आज की डेट की अगर बात करें तो ये हर जगह अवेलेबल है। हर जगह अवेलेबल का मतलब जो प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं और जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो सब क्या करते हैं, इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। तो सॉफ्टवेयर के को एकेडमिक के अलावा इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है। इंडस्ट्री में यूटिलाइज़ेशन इसलिए होता है कि अगर हम कोई भी प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं या प्रोडक्ट जब हम फाइनलाइज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें पहले सिम्युलेटेड रिज़ल्ट ऑफ द प्रोडक्ट चाहिए। तो उस सिमुलेशन को हम किसमें करते हैं, मैटलैब में करते हैं और उस सिमुलेशन का फाइनल आउटपुट आने के बाद हम ये एनालाइसिस करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कैसा बिहेव करेगा आफ्टर फाइनलाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट। नेक्स्ट देखते हैं कि इसके अंदर अगर मैं मैटलैब की बात करूँ तो मैटलैब एक हाई परफॉर्मेंस लैंग्वेज है। अब हाई परफॉर्मेंस लैंग्वेज क्या होता है? हाई परफॉर्मेंस लैंग्वेज वो होता है जिसके अंदर हम प्रोसेस करके आउटपुट में दे दें ईज़िली विदाउट एनी लिमिटेशंस ऑफ द इनपुट ऑफ द डाटा। लिमिटेशंस का मतलब आप किसी भी फॉर्म में डाटा दें, उसको ये क्या करता है कि मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है और उस मैट्रिक्स फॉर्म में हम प्रोसेसिंग करके हम आउटपुट निकाल सकते हैं। तो इसको बोलते हैं हाई परफॉर्मेंस लैंग्वेज फॉर टेक्निकल कंप्यूटिंग। और ये क्या करता है? हाई परफॉर्मेंस इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर जो कंप्यूटेशन, विजुअलाइजेशन एंड प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट है, वो बहुत ही ईज़ी टू यूज़ है। उसको आप ईज़िली एक्सेस और यूटिलाइज़ कर सकते हैं फॉर योर प्रोग्रामिंग। और अगर मैं बात करूँ तो मैटलैब इज़ एन एक्सीलेंट फॉर टीचिंग एज़ वेल एज़ रिसर्च। तो जनरली जो यूनिवर्सिटीज़ में मैटलैब का यूज़ होता है, वो सिर्फ़ एज़ अ सॉफ्टवेयर की तरह नहीं यूज़ होता बल्कि उसके अंदर हम रिसर्च प्रोसेसेस करते हैं। रिसर्च प्रोसेस का मतलब हुआ कि रिसर्च का बेसिक से लेके एंड तक, यानी कि बेसिक टू रिसर्च जो हम अगर मेरे माइंड में कुछ है कि मैं आज ये प्रोडक्ट बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए पहले मैं रिसर्च करूँगा। तो रिसर्च के जो बेसिक प्रोग्रामिंग्स होते हैं, वो सारे टीचिंग से स्टार्ट होते हैं और टीचिंग से फिर क्या होता है वो रिसर्च में जाता है। रिसर्च का मतलब अगर आप बीटेक लेवल पे हैं, तो बीटेक के अंदर आपके सब्जेक्ट आता है मैटलैब या फिर सिग्नल प्रोसेसिंग और इमेज प्रोसेसिंग। तो वो चीज़ें होती हैं बेसिक, जिसके अंदर आप सिग्नल को कैसे जनरेट करते हो, सिग्नल को कैसे एनालाइज़ करते हो, सिग्नल को कैसे प्लॉट करते हो। फिर वैसे के वैसे इमेज के अंदर इमेज ट्रांसफ़ॉर्मेशन कैसे करते हो, इमेज के फॉर्मेट को कैसे चेंज करते हो, इमेज का ट्रांसफ़ॉर्मेशन वन कलर टू अनदर कलर कैसे चेंज करते हो। तो ये हो गया बेसिक। लेकिन जब हम एडवांस की बात करते हैं तो आप एमटेक पे करते हो। जब आप एमटेक प्रोजेक्ट्स वगैरह करते हो तो उसके अंदर आपको एक टास्क दिया रहता है। उस टास्क को फुलफ़िल करने के लिए आपको क्या मैटलैब का यूज़ करना होता है। तो ये रिसर्च में काम आता है। तो बेसिक ऑफ रिसर्च एमटेक में आ गया। प्लस आप पीएचडी के अंदर भी अगर आप कुछ पर्टिकुलर सिमुलेशंस करना चाहते हो, तो सिमुलेशंस के लिए ये बेस्ट मैटलैब सॉफ्टवेयर है जो आप यूज़ करते हो। तो अगर मैं इसी में एडवांटेजेस की बात करूँ तो एडवांटेजेस तो हमने देख ही लिया कि सारे एडवांटेजेस हैं एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक सी एंड फोर्ट्रन फॉर सॉल्विंग टेक्निकल प्रॉब्लम्स। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि ये हमारे जो डाटा सेट है, वो डाटा सेट को क्या करता है कि एज़ अ मैट्रिक्स में कन्वर्ट करता है। तो इसके अंदर जो बेसिक डाटा एलिमेंट की बात करूँ वो एरे की फॉर्म में होता है और एरे को अगर अरेंज करें
तो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, और वो रोज एंड कॉलम्स को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। तो इसलिए हम अगर बात करें कि डाटा मैट्रिक्स के अंदर कभी भी जाता है, वो मैट्रिक्स फॉर्म में ही होता है और उसकी प्रोसेसिंग मैटलैब में करते हैं, इसलिए इसका नाम मैट्रिक्स लैबोरेटरी या फिर इसको हमने नाम दिया है मैटलैब। अगर के टूल्स की बात करें, तो टूल्स के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे पैकेजेस को एक साथ कंबाइन करने के बाद इसको टूल बना दिया और उसका नाम दे दिया अलग-अलग टूल। जैसे कि आप देख सकते हैं, टूल की बात करूँ तो टूल बॉक्स के फॉर्म में आता है, उसको बोल देते हैं सिग्नल प्रोसेसिंग टूल बॉक्स, इमेज प्रोसेसिंग टूल बॉक्स, सिमुलेशन के लिए अलग से ब्लॉक दे दिया है उसी के अंदर मैटलैब के अंदर ही, प्लस ऑप्टिमाइजेशन एंड सेवरल अदर फील्ड्स ऑफ एप्लीकेशन सच एज साइंस एंड इंजीनियरिंग। यानी कि क्या हुआ कि हर फील्ड के लिए, सपोज आपका फील्ड बायोमेडिकल है या आपको इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन डिज़ाइन करना हो, तो उसके लिए भी आप इसके अंदर अलग-अलग टूल्स में जाएँगे और उस अलग-अलग टूल से आप इसमें डिज़ाइनिंग कर सकते हैं अपने यूसेज के अकॉर्डिंग। तो ये बहुत ही पावरफुल टूल है जिसके थ्रू हम सारी डिज़ाइनिंग और प्रोसेसिंग कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रिसर्च। अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूँ, तो मैटलैब सॉफ्टवेयर जैसे ही हम ओपन करते हैं अपने सिस्टम में आफ्टर इंस्टॉलेशन, तो इसका विंडो किस टाइप का दिखता है। तो बेसिकली हम जब आगे बढ़ रहे हैं, तो आगे बढ़ने में हम ये देख रहे हैं कि जब हम मैटलैब विंडो खोलते हैं, तो उस विंडो का डिवीज़न कैसे होता है उस सॉफ्टवेयर के अंदर। तो देखिए, सॉफ्टवेयर को हम बहुत सारे वेरियस कमांड्स टाइप में डिवाइड कर सकते हैं उस विंडो को, लेकिन कुछ जो मेजर विंडो हैं, वो हमें स्टडी करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि वो बेसिक हैं। वो सारी चीज़ें बताती हैं आपको कि सॉफ्टवेयर में कौन-सी चीज़ कहाँ पे है। तो जब भी आप मैटलैब विंडो खोलेंगे तो सबसे पहले दिखेगा कमांड विंडो। कमांड विंडो वो होता है जहाँ पे हम कमांड टाइप करते हैं। उसके बाद आता है कमांड हिस्ट्री, जहाँ पे आपने जो कमांड टाइप किया है, उसकी हिस्ट्री सेव हो जाएगी विथ टाइम एंड डेट। तो ये ऑटोमेटिकली सेव होता रहेगा, वो कमांड हिस्ट्री से आप देख सकते हैं। वर्कस्पेस के अंदर आप देख सकते हैं कि आपकी जो डाटा आपने यूज़ किया है कमांड विंडो पे, वो डाटा आपकी वर्कस्पेस में शो होगी और उसकी वैल्यूज़ क्या है, वो भी आपकी इसके अंदर शो होगी वर्कस्पेस के अंदर। उसके बाद करंट डायरेक्टरी बताएगा आपको कि आप करंटली कहाँ पे या करंटली कौन से फ़ोल्डर के अंदर काम कर रहे हैं। यानी कि आप जो भी टाइप करेंगे वो कहाँ पे टाइप कर रहे हैं, कौन-सा फ़ोल्डर के अंदर आप टाइप कर रहे हैं। उसके बाद आता है हेल्प ब्राउज़र, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हेल्प ब्राउज़र बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है, इसके अंदर जाके आप ऑलमोस्ट सारे कमांड का हेल्प ले सकते हैं। तो अगर मैं देखूँ, जैसे ही मैं सॉफ्टवेयर ओपन करूँगा तो इस टाइप का विंडो दिखता है हमारा, जिसके अंदर सबसे ऊपर आएगा कि मैटलैब वर्ज़न कौन-सा है। उसके बाद आप देखिएगा ये हमारे पास कमांड विंडो है। तो कमांड विंडो क्या होता है कि हमारे कमांड विंडो हम वो विंडो है जहाँ पे हम अपनी प्रोग्रामिंग टाइप करते हैं। ये जब भी हमारे पास यहाँ पे देखिए एफएक्स और डबल एरो लिखा हुआ है, डबल एरो का मतलब होता है यहाँ पे हमारा प्रोग्राम राइट होने वाला है। तो इसके अंदर हम प्रोग्राम लिखते हैं, सिंगल लाइन प्रोग्राम हो सकता है, मल्टीपल लाइन हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर प्रोग्राम हो तो उसको हमें फ़ाइल में लिखना पड़ेगा। तो फ़ाइल में लिखने के लिए यहाँ पे देखिएगा प्लस साइन लगा हुआ, या इसको बोलते हैं न्यू स्क्रिप्ट फाइल। तो स्क्रिप्ट फाइल में हम प्रोग्राम करेंगे अगर बहुत लंबा प्रोग्राम हो और उसका एग्जीक्यूशन एक साथ करना हो तो। उसके अलावा आप देखिए ये रहा करंट फ़ोल्डर कि आप कौन से फ़ोल्डर में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको करंट फ़ोल्डर दिख जाएगा। उसके अलावा अगर वर्कस्पेस जिसके अंदर आपके वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल नेम में आएगा और यहाँ उसकी वैल्यूज़ शो हो जाएगी। तो ये यहाँ पे सपोज़ ए है और इसकी वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे ये वेरिएबल नेम है और ये उसकी वैल्यू यहाँ पे शो हो जाएगी। उसके अलावा और डिटेल देखना चाहते हैं तो इस पे डिटेल टैब पे क्लिक करेंगे तो दिख जाएगा आपको। यहाँ पे आप देखिए तो हेल्प हेल्प बटन है, आप हेल्प करके कुछ भी कमांड टाइप करना चाहते हैं या उसके बारे में स्टडी करना चाहते हैं, तो हेल्प बटन पे क्लिक करके आप उस कमांड को टाइप करें, तो उस मैटलैब से रिलेटेड जितने भी हेल्प होंगे वो आपको उस विंडो पे शो कर देगा, प्लस उसकी पूरी डिटेल्स भी आपको बता देगा। इसके अलावा अगर आप सिमुलिंक खोलना चाहते हैं, सिमुलिंक का मतलब जिसके थ्रू आप विजुअलाइज़ेशन ऑफ प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, इस यानी कि अगर मैं सिर्फ़ कमांड टाइप नहीं करके मैं उसको विंडो फॉर्म में यानी कि विजुअल फॉर्म में मैं अगर देखना चाहता हूँ या अपने प्रोग्राम को कोड करना चाहता हूँ, तो उसके लिए हमारे पास सिमुलिंक लाइब्रेरी है। तो सिमुलेशन में आप मॉडल फाइल के थ्रू जाके आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो, यानी मॉडलिंग कर सकते हो अपने कोड का।
तो ये इस टाइप से देख सकते हैं आप। इसके अलावा वेरियस टाइप्स ऑफ प्लॉट भी देख सकते हैं, प्लस एप्लीकेशन जो आप और इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इसके ऐप भी अवेलेबल हैं, आप यहाँ से जाके देख सकते हैं सारे ऐप। तो इसी के अंदर अगर मैं बेसिक मैथमेटिकल फंक्शंस की बात करूँ या एक्सप्रेशंस की बात करूँ, तो ये जस्ट कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस मैंने यहाँ पे उठाए हैं कि जस्ट आपको एक्सप्लेनेशन पता चल जाए। हालाँकि इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अंदर जितने भी मैथ्स अवेलेबल हैं या कमांड्स अवेलेबल हैं, वो सारे के सारे इस मैटलैब के अंदर यूज़ होते हैं। बट मैंने यहाँ पे जस्ट समझाने के लिए कुछ एक्सप्रेशंस लिए हैं, जैसे स्केलर ऑपरेशंस में कौन-कौन से होते हैं, ये प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और ये पावर के लिए। वैसे लॉगरिथमिक के लिए लॉग, एक्सपोनेंशियल के लिए एक्सपोनेंट, पावर के लिए पीओडब्ल्यू और स्क्वायर फंक्शन के लिए एसक्यूआरटी, स्क्वायर रूट निकालने के लिए। वैसे ही नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूज़ होते हैं, जैसे साइन, कॉस, टेन, ए साइन, जस्ट इन्वर्स ऑफ साइन को ए साइन बोलते हैं, इन्वर्स ऑफ कॉस को ए कॉस और इन्वर्स ऑफ टेन को ए टेन से लिखते हैं। तो जस्ट ये कमांड आप लोग को पता हो तो आप डायरेक्टली किसी भी वैल्यू का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल सकते हो यूजिंग दीज फंक्शंस। उसके बाद हमारे पास रिमाइंडर के लिए रिम, आरईएम, राउंड ऑफ के लिए राउंड, सील के लिए सील कमांड एंड फ्लोर। तो सील और फ्लोर कमांड ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट अदर प्रोग्रामिंग में भी होती है, बट यहाँ पे आप डायरेक्टली सिंगल कमांड लिख के उन सारे वेरिएबल में से आप निकाल सकते हो कि वैल्यूज़ क्या आ रही हैं। उसके अलावा स्पेशल वेरिएबल्स हैं जो कि हम क्या करते हैं कि या तो दूसरे प्रोग्रामिंग में हम वैल्यूज़ असाइन करते हैं और फिर उसको यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें वैल्यूज़ असाइन नहीं करनी, हम इसके अंदर डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमें पाई लिखना हो, तो पाई के लिए हमारे पास जो वेरिएबल नेम है वो पी है। आप पी लिखते ही नंबर पाई का वैल्यू आ जाएगा। तो वैसे ही इन्फिनिटी लिखना हो तो INF, इमेजिनरी लिखना हो तो जस्ट आई लिखना है, तो आई अगर बी लिख दूँ तो बी अगर कोई वेरिएबल है तो ऑटोमेटिकली इमेजिनरी नंबर हो जाएगा हमारे पास। सिमिलरली आंसर्ड, लास्ट, डिस्प्लेड, रिजल्ट, तो ये सारे जब हम देखेंगे आगे, जब कोडिंग करेंगे तो उसके अंदर इन सबका यूज़ करेंगे और फिर वहाँ पे एग्जैक्ट पता चलेगा कि हम इसको कैसे यूटिलाइज़ करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। नेक्स्ट देख लेते हैं कि एरे इज़ द मोस्ट पावरफुल एस्पेक्ट ऑफ मैटलैब, क्योंकि मैटलैब के अंदर जैसे मैंने बताया कि जो भी इनपुट डाटा होगा वो मैट्रिक्स फॉर्म में होगा। तो मैट्रिक्स फॉर्म में हम एरे की बात करते हैं, तो एरे क्या होगा कि अगर मुझे एक एरे क्रिएट करना हो या एरे को मैनिपुलेट करना हो, तो सबसे पहले हमें उसे पता होना चाहिए कि हम एरे को क्रिएट कैसे कर सकते हैं मैटलैब में। तो एरे क्रिएशन बहुत ही सिंपल है, आप जस्ट टाइप कर दिए कोई भी वेरिएबल नेम और इस टाइप से लिख दें आइदर 1, 2 फिर 3 स्पेस 4। तो ये क्या करेगा, 2x2 का ए मैट्रिक्स जनरेट कर देगा। तो ए हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 1, 2, 3 एंड 4। तो ये अगर मुझे मैट्रिक्स क्रिएट करना हो तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 स्पेस 2 3 स्पेस 4। तो जस्ट कॉमा भी बताता है कि आपका सेपरेटेड है आपका ये एलिमेंट, और स्पेस भी बताता है कि ये एलिमेंट सेपरेटेड है, यानी कि ये नंबर ऑफ रोज हो गए और ये नंबर ऑफ कॉलम्स हो गए। तो ये हमारे पास 2 कॉलम्स एंड 2 रोज, तो 2 क्रॉस 2 का हमारे पास क्या हो गया, एक एरे जनरेट हो गया। तो इस तरीके से क्रिएशन ऑफ एरे हमें पता होना चाहिए, तब हम जाके आगे मैनिपुलेशन कर पाएंगे कि हमें अगर कुछ एरे को डिलीट करना हो, उस एरे में कुछ ऐड करना हो, यानी अगर हम मैथमेटिकल टर्म्स में बात करें तो। उसके बाद हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अलग अलग वेरिएबल ले लें और उस वेरिएबल को इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल दें, तो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, एक एरे क्रिएट हो जाएगा, कैपिटल बी, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ बी एंड सी। तो इस तरीके से हमारे पास डायरेक्ट अगर फंक्शंस यूज़ करना चाहते हैं तो फंक्शंस भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज 1 m, n ये बताता है नंबर ऑफ रोज एंड ये बताता है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स के वंस के मैट्रिक्स जनरेट हो जाएंगे। सपोज मैं लिखता हूँ 1 2, 2, तो 2 और 2 के हमारे पास a इक्वल्स टू 1 2, 2 लिखा, तो हमारे पास 2 रोज एंड 2 कॉलम्स के वंस के मैट्रिक्स जनरेट हो जाएंगे। तो अगर मुझे बहुत बड़ा मैट्रिक्स जनरेट करना हो जिसके अंदर सेम एलिमेंट हो, तो हमें हर एलिमेंट को टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इस कमांड का यूज़ करके हम मैट्रिक्स जनरेट कर सकते हैं। उसी तरीके से और भी मैट्रिक्स जनरेट करना हो तो डायरेक्टली हमारे पास फंक्शंस दे रखा है, जैसे ज़ीरो की मैट्रिक्स बिल्ड करनी हो तो ज़ीरोज़, रोज़ एंड कॉलम्स हम असाइन कर देंगे, तो ज़ीरो की मैट्रिक्स बिल्ड हो जाएगी। वैसे अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मुझे m क्रॉस n का जनरेट करना हो,
m क्रॉस n का मतलब हुआ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, तो हम i फंक्शन का यूज लेंगे। वैसे ही डायगोनल का यूज करना हो तो डायगोनल कमांड लेंगे। उसके अलावा रैंडम, अगर मुझे वैल्यू जनरेट करनी हो कि रैंडम वैल्यू जनरेशन का हमें m क्रॉस n का मैट्रिक्स चाहिए, तो आप उसके लिए RAND कमांड और m n देंगे तो यूनिफॉर्मली रैंडम नंबर का एक एरे जनरेट करके दे देगा जो m क्रॉस n का मैट्रिक्स होगा। तो इस तरीके से हम फंक्शंस का यूज करके एरे को बिल्ड कर सकते हैं। उसके अलावा कोई मैथमेटिकल फंक्शन हो, सपोज HILB, ये क्या करेगा, हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स जनरेट करके दे देगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम मैथमेटिकल फंक्शंस का हमें डिटेल में नहीं जाना है, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इनपुट हमने क्या दिया और आउटपुट क्या आने वाला है और किस फंक्शन के थ्रू आना है, तो उस फंक्शन का हमें यूटिलाइज करना है डायरेक्टली। तो हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म में अगर एक्सप्रेशन आता है तो उस एक्सप्रेशन को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि हम इनपुट क्या दे रहे हैं और हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म का रिस्पॉन्स क्या है, और ये अगर हम यूज़ करते हैं तो आउटपुट हमारा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हमें ये डिटेल में नहीं जाना पड़ेगा कि इसका कैलकुलेशन कैसे हो रहा है, बस आपको पता होना चाहिए कि आउटपुट क्या आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि लाइक अदर सॉफ्टवेयर, इसके अंदर भी हम लूप यूज़ करते हैं। तो लूप के अंदर आप लोगों को पता ही है कि फॉर लूप और व्हाइल लूप इसके अंदर हम यूज़ करते हैं, बट एक इसके अंदर डिफरेंस ये है कि हम लूपिंग के अंदर इंक्रीमेंट खुद से नहीं देते, ये ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट लेता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए फॉर के अंदर ये जस्ट असाइन किया वैल्यू i इक्वल्स टू 10, 1:10। तो 1:10 का मतलब क्या है कि फर्स्ट लूप में ये ऑटोमेटिकली 1 है i की वैल्यू, सेकेंड लूप में i की वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ऐड होके 2 हो जाएगा। यानी कि हमें ये ध्यान नहीं रखना कि हर बार मुझे इंक्रीमेंट करना हो। तो ये देखिए एन टाइम स्टेटमेंट चलेगा, कब तक, जब तक i की वैल्यू 10 होती है, और 10 के बाद क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगा और इस लूप से बाहर आ जाएगा हमारा स्टेटमेंट। वैसे ही अगर व्हाइल लूप की बात करें तो व्हाइल लूप के अंदर देखिए i लेस देन 10 है और स्टेटमेंट दिया है, और हमने स्टेटमेंट i इक्वल्स टू i+1 यहाँ पे किया है। तो इससे क्या होगा कि इंक्रीमेंट होता जाएगा, जैसे ही i 10 पे पहुंचेगा तो 9 के बाद 10 पे जैसे पहुंचेगा बट लेस देन कंडीशन है तो ये यहाँ से एग्जिट हो जाएगा और ये जस्ट इस लूप के बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि बेसिक जो लूप फंक्शंस हैं उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, जो जैसे कि हम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज़ करते हैं। बट हमें इंक्रीमेंट का यहाँ पे ध्यान नहीं रखना पड़ेगा क्योंकि इंक्रीमेंट बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर 1 होता है। अगर आप एक्सटर्नली ऐड करना चाहें तो वो आप ऐड कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इसके अंदर एम फाइल या स्क्रिप्ट फाइल फंक्शंस फाइल को क्या कहते हैं या फिर ये क्यों यूज़ होता है। तो अगर हम कमांड प्रॉम्प्ट पे प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, कमांड प्रॉम्प्ट यानी कि अगर मैं सिंगल लाइन के लिए यूज़ कर रहा हूँ और मुझे बहुत लेंदी प्रोग्राम टाइप कर रहा हूँ, तो उसमें क्या होगा कि हमें अगर कोई लाइन में एरर आ रही है तो उसको चेक करने के लिए वापस जाना पड़ेगा और बार-बार सारे कमांड्स को वापस टाइप करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है कि हम यूज़ करें किसको, मैट फाइल्स को, या इसको बोलते हैं एम फाइल्स, या इसको बोलते हैं मैटलैब फाइल्स। इसका एक्सटेंशन होता है डॉट एम से। तो इसको एम फाइल ही बोलते हैं। एम फाइल 2 टाइप के होते हैं, स्क्रिप्ट फाइल या फंक्शन फाइल। अगर आप स्क्रिप्ट फाइल लेते हैं तो भी एक्सटेंशन डॉट एम से होता है, अगर आप फंक्शन लेते हैं तो भी डॉट एम से। यानी कि आप मैटलैब के अंदर कोई भी प्रोग्राम फाइल जनरेट कर रहे हैं तो वो डॉट एम से सेव होगा, वेदर इट इज़ अ स्क्रिप्ट फाइल और फंक्शन फाइल। स्क्रिप्ट फाइल वो होती है जहाँ पे हम क्या करेंगे, सारे कलेक्शन ऑफ कमांड होते हैं जो एक साथ यूटिलाइज होते हैं एज अ प्रोग्रामिंग। ये फंक्शन फाइल वो फाइल होते हैं जिसके अंदर हमने कुछ फंक्शन डिफाइन किया और इसको प्रोग्राम में हम रीयूज़ करते हैं, बट दोनों का एक्सटेंशन डॉट एम से सेव होता है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों को ये इंट्रोडक्टरी वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करें, और अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंटिन्यूअसली देखते रहें और सारे लोगों में शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।